विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आज सबसे पहले आपको बताऊंगा उस पति पत्नी के रिश्ते के लगातार सामाजिक ताने बाने के कमजोर होने की एक और कहानी। दरअसल पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दिव्या नाम की एक महिला ने कैसे अपने पति मगन को प्रेमी दीपक के साथ मिलकर मानसिक तौर पर इस तरीके से प्रताड़ित किया। महिला ने अपने पति मगन को प्रेमी के साथ अश्लील डांस का वीडियो तक भेज दिया, जिससे आहत पति मगन ने आत्महत्या कर ली। इसका वीडियो भी मगन की तरफ से बनाया गया है। वो अपनी आप बीती बता रहा है और अब मगन का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। क्या हुआ इस पूरी घटना के अंदर, कैसे मगन ने आत्महत्या की और क्या कार्रवाई हो रही है, जरा देखिए। ये दो तस्वीरें पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर देने वाली हैं। वो भी इस हद तक कि पत्नी ने प्रेमी के साथ अश्लील वीडियो बनाकर पति के पास भेज दिया। अपनी पत्नी को गैर पुरुष के साथ होटल के कमरे में अय्याशी करता देख पति बर्दाश्त नहीं कर पाया। पत्नी की इस हरकत से शख्स इतना आहत हुआ कि खेत में फांसी का फंदा लगा आत्महत्या कर ली। मरने से पहले 4 मिनट 2 सेकंड का वीडियो बनाया और अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और उसके आशिक को जिम्मेदार बताया। अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूं। पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर देने वाली कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जहां पत्नियों की बेवफाई का शिकार बन रहे पतियों की लिस्ट में रोहतक के मगन का भी अब नाम शामिल हो चुका है। लेकिन यह पूरा मामला कुछ अलग है। यहां पत्नी ने पति की हत्या नहीं की, बल्कि अपनी बेशर्म हरकतों से उसे इतना मजबूर कर दिया कि फांसी के फंदे पर चढ़ना मगन को ज्यादा आसान लगा। 3 जुलाई 2019 में मगन और दिव्या की लव मैरिज हुई थी। मगन का परिवार शादी से खुश नहीं था। दिव्या पहले से शादीशुदा थी, एक बेटा भी था। दिव्या ने मगन से शादी की बात छिपाई। मगन ने दिव्या के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, जिसके बाद दिव्या के हाव भाव और तेवर बदल गए। नौकरी के बहाने बॉयफ्रेंड से वो मिलने जाने लगी। सुसाइड से पहले जो वीडियो मगन ने बनाया, उसमें उसने कई बड़े राज भी खोले हैं। मगन ने अपने वीडियो में कहा कि उसकी पत्नी दिव्या और महाराष्ट्र पुलिस में तैनात उसका प्रेमी दीपक उस पर दबाव बना रहे हैं। दोनों बार बार पैसे की मांग करते थे। मगन ने बताया कि उसकी पत्नी ने एक वीडियो उसे भेजा है, जिसमें वो दीपक के साथ अश्लील डांस कर रही है। दिव्या ने प्रेमी के लिए लाखों रुपए की डिमांड की, माँ बाप की हत्या कर जमीन बेचने का दबाव बनाया। रोहतक में मगन की करोड़ों की जमीन है। जमीन बेचने के लिए दिव्या का प्रेमी उसे धमकाता था। मेरे से पैसे मांगते हैं और आज बोल रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं वो इगतपुरी में रूम में, और बोल रहे हैं कि अपने पापा की वो कर, अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। तो मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। और प्रेमी दीपक के प्रमोशन के लिए दिव्या ने 5 लाख रुपए की डिमांड की। दिव्या के दबाव में फसल और गहने तक उसने बेच दिए और पैसे की डिमांड पूरी न कर पाने पर प्रेमी के साथ अश्लील वीडियो भेज उसके जीने का मकसद छीन लिया। मगन के परिवार को ना तो ये शादी मंजूर थी और ना ही दिव्या। यही वजह है कि शादी के बाद लंबे वक्त तक मगन अपने परिवार से दूर रहा। लेकिन जब मगन के बेटे ने जन्म लिया तो बूढ़े माता पिता मगन और दिव्या को अपने घर ले आए। हमें कोई पता नहीं था, हमें तो वीडियो देखने के बाद ही पता चला। रात को 8:15 के बाद निकला होगा। रात को? हाँ जी। और वीडियो सुबह ही बना लिया था उसने? वीडियो शाम को 7-7 बजे बनाया होगा। अरेंज मैरिज थी दिव्या की? ये जी उसका है आर्य का कोर्ट या मंदिर क्या बोलते हैं उसकी, लव मैरिज।
आप लोगों की रजामंदी थी उस समय शादी? ना कोई रजामंदी नहीं थी। शादी के बाद ये बाहर भी रहे 1 साल, फिर लड़का होने के बाद घर पे आए। दिव्या की अश्लील हरकतें बता रही हैं कि उसने अपने पहले पति को पैसे के लिए छोड़ दिया और मगन की करोड़ों की दौलत देखकर उससे शादी की। लेकिन जब गांव का माहौल रास नहीं आया तो मुंबई में रहने वाले प्रेमी दीपक के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रचने लगी। नॉर्मल स्वभाव का काम करने वाला लड़का था। कभी किसी को ऊंची आवाज में हमने तो आज तक सुना नहीं, ना किसी के साथ लड़ाई की ना कभी झगड़ा की। क्या मांग कर रहे हैं पुलिस से? वो यही है जी, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जो कड़ी से कड़ी सजा उनको कानून अपनी उससे। पैसा मगन ने अपनी जान देने से पहले रोते रोते पत्नी की बेवफाई की दास्तां सुनाई। साथ ही पुलिस और प्रशासन से बेटे की कस्टडी दादा दादी को देने की गुहार भी लगाई। रोहतक पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि सवाल अभी भी यही है, 7 जन्मों के रिश्तों का वादा क्या पैसों और बेवफाई के हाथों मरता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात भोपाल की, जहां पर 100 करोड़ रुपए की जमीन पर आर पार के हालात हैं। मामला है गौशाला बनाने का, जिस पर भूमि पूजन के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जमीन पर वक्फ का दावा ठोकने पहुंच गए। दलील दी जा रही है कि जमीन कब्रिस्तान की है। वहीं हिंदू समुदाय यह कह रहा है कि यह लैंड जिहाद की साजिश है और किसी भी कीमत पर इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कौन रच रहा है इस साजिश को, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। करोड़ों की ये जमीन है और इसी जमीन पर गौशाला वर्सेस कब्रिस्तान की जंग छिड़ गई है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो भूमि है, उक्त भूमि वो कब्रिस्तान के लिए अलॉटेड है। गौशाला बनाम कब्रिस्तान, भोपाल में मचा घमासान। मध्य प्रदेश के भोपाल में गौशाला बनाने के लिए भूमि पूजन क्या हुआ? भाईजान को मिर्ची लग गई, पहुंच गए जमीन पर दावा ठोकने और कहने लगे ये जमीन तो वक्फ की है, इस जमीन पर कब्रिस्तान है। गौशाला का नाम सुन हाय तौबा मचाने वाले भाईजान सड़क पर उतरने की धमकी देने लगे। भोपाल के अकबरपुर में हाईटेक गौशाला बनाने के लिए भूमि पूजन हुआ। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भूमि पूजन में शामिल हुए थे। भूमि पूजन होते ही मुस्लिम पक्ष सामने आया। मुस्लिम पक्ष जमीन को कब्रिस्तान बता रहा है। मुस्लिम त्योहार कमेटी की ओर से दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं कि जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है और इस पर वक्फ बोर्ड का दावा है। जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ बताई जा रही है। करोड़ों की ये जमीन है और इसी जमीन पर गौशाला वर्सेस कब्रिस्तान की जंग छिड़ गई है। यहाँ पर हाल ही में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भूमि पूजन किया। उनका कहना है कि यहाँ पर हाईटेक गौशाला बनाएंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी और तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनका ये कहना है कि ये जो जगह है ये सालों से कब्रिस्तान है और वक्फ बोर्ड में ये कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। गौशाला बनने से नाराज मुस्लिम समुदाय का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन पर हिंदू कब्जा कर रहे हैं। अब इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। वक्फ बोर्ड के सामने कब्र रखकर प्रदर्शन किया गया। बड़े आंदोलन की धमकी दी जा रही है। भूमाफिया है, उस नेता ने गुमराह करके हमारे सम्मानीय जो विधायक हैं रामेश्वर जी, उनका इस्तेमाल कर लिया है। दमन चक्र के सामने संघर्ष हमारा नारा है, चाहे मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो या रामेश्वर जी हो या राष्ट्रपति आ जाए, हमारी जगह हम सही है, लड़ाई सही है हमारी, तो हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक। यहाँ पे गौशाला नहीं बिल्कुल क्यों बनने देंगे, क्यों बनाएंगे वो आप लोग गौशाला? अगर सर हम यहाँ पर गौशाला क्या कोई भी कुछ चीज नहीं बनने देंगे। मुस्लिम समुदाय के दावे से स्थानीय हिंदू आक्रोशित हैं। हिंदुओं का कहना है कि गौशाला से भला कौन सी गंदगी फैलेगी। मुस्लिमों ने कब्रिस्तान के नाम पर मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं हिंदू समुदाय भी आर पार की लड़ाई में उतर गया है। कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे गौशाला ही होना चाहिए। गौशाला बन जाए या बच्चों के लिए कुछ स्कूल बन जाए। आप बताओ। बिल्कुल गौशाला बनने चाहिए। लेकिन कब्रिस्तान नहीं, उधर थी वो तो उस साइड नहीं आता। सुना है कि उधर साइड था। जहाँ पे न किसी को देखा है, ऐसी जगह पड़ी है वो गौशाला के लिए है, तो वो गौशाला ही बनेगी। बात ऐसा है, गौशाला बन जाएगा तो अच्छा ही रहेगा हम लोगों में भी। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, दूसरी जगह होती तो नहीं, कब्रिस्तान होती तो मरते तो फिर जमीन तो लगाते नहीं थे। वहीं जमीन और गौशाला की विवाद पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कब्रिस्तान होने का सवाल ही नहीं है। वक्फ के नाम पर लैंड जिहाद की साजिश की जा रही है।
वहाँ कब्रिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है। 50-60 साल से न वहाँ कोई कब्रें बनी न कब्रें थी। 60-70 साल पहले यहाँ पर केवल उन बच्चों को, हिंदू बच्चों को दबाया जाता था जो जिनकी उम्र 12 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जिनको दाह संस्कार नहीं किया जाता, ऐसे हिंदू बच्चों को दबाया जाता था। उस समय नवाबी शासन रियासत होने के कारण उसको बोलचाल की भाषा में उसे कब्रिस्तान लिखा गया और कब्रिस्तान बोला गया। मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं था। 100 करोड़ की जमीन पर शुरू हुआ फसाद गौशाला और कब्रिस्तान के बीच फंसता जा रहा है। इस विवाद का क्या हल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर गौशाला बनने से दिक्कत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर एमपी के सीहोर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शक के आधार पर 2 युवकों को तालिबानी सजा दी गई। न सिर्फ उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाए गए, बल्कि उन्हें गोबर तक खिलाया गया और बाल काटकर बेइज्जत किया गया। भीड़ तमाशबीन बनी रही, वीडियो बनाती रही, तो वहीं वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा देखिए। मध्य प्रदेश में भीड़ की हैवानियत। मध्य प्रदेश के सीहोर की ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं मानवता को, शर्मसार करती हैं उस समाज को जो कानून के सहारे न्याय की आस रखता है। सीहोर में शर्मसार इंसानियत। सीहोर के एक गांव में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। 2 युवकों के साथ ग्रामीणों ने अमानवीय बर्ताव की इंतहा पार कर दी। शक के आधार पर युवकों को तालिबानी सजा दी गई। हैरानी की बात यह कि आरोपियों ने न सिर्फ दोनों युवकों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार की, बल्कि पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोनों युवक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रहने वाले हैं। जो ग्रामीण इस घटना में शामिल हैं, उनमें से ज्यादातर बेलदार समाज से आते हैं। गांव में शक के आधार पर इन युवकों को पकड़ा गया, लेकिन कानून को एक तरफ रख ग्रामीणों ने खुद सजा देने का फैसला कर लिया। उन्हें बेरहमी से पीटा गया, जबरन लड़कियों के कपड़े पहनाए गए, गोबर खाने तक के लिए मजबूर किया गया और बाल काटकर बेइज्जत किया गया। वायरल वीडियो में युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है, फिर उनके बाल काट दिए जाते हैं, लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं और जबरन गोबर खिलाया जाता है। वहीं पास में खड़ी भीड़ केवल तमाशबीन बनी रहती है, साथ ही हंसते हुए वीडियो रिकॉर्ड करती है। इस पूरी घटना का वीडियो खुद भीड़ में शामिल लोगों ने शूट किया, फिर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया। और इससे साफ जाहिर होता है कि ग्रामीणों को कानून और प्रशासन का कोई डर नहीं। भीड़ तंत्र के आगे पुलिस और प्रशासन बौना साबित होकर रह गया। हैरान करने वाली बात यह कि पूरी घटना की अभी तक पुलिस में किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं, उसको लेकर थाना प्रभारी ने स्वयं संज्ञान लेकर उसमें मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी और पीड़ितों की पहचान करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रायसेन के रहने वाले युवक गांव में क्या करने आए थे और किस कारण उनके साथ ये बर्ताव किया गया, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन शक के आधार पर युवकों के साथ जिस तरह से ये बर्बरता की घटना को अंजाम दिया गया, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर ईरान इजराइल में कहने को तो सीजफायर हो चुका है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिस यूरेनियम को अमेरिका ने तबाह करने की बात कही थी और ईरान ने उसे सुरक्षित बताया था, वो कहां है। सवाल यह भी है कि क्या ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम जारी रखेगा या उसे रोक देगा, और अगर यह जारी रहा तो इजराइल की मौसाद आखिर क्या प्लान लेकर चल रही है और आखिर वो प्लान है क्या, जरा दिखाते हैं आपको। 21 जून को अमेरिका ने विनाशकारी मिसाइलों के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर तबाही मचाई थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। अब ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा, लेकिन चंद घंटे बीते थे
कि ईरान की तरफ से दावा कर दिया गया कि उसका यूरेनियम सुरक्षित है। ईरान के इस दावे के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान का यूरेनियम कहां गया? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अमेरिका के हमले से पहले फोर्डो प्लांट के बाहर 16 ट्रकों को देखा गया, लेकिन हमले के बाद ये ट्रक गायब हो गए। दावा ये कि इन ट्रकों के जरिए ईरान ने यूरेनियम को किसी दूसरी जगह पर सुरक्षित शिफ्ट कर दिया। अब कहा जा रहा है कि भले ही अमेरिका और इजराइल दावा कर लें, लेकिन अपने यूरेनियम के जरिए ईरान परमाणु प्रोग्राम को जारी रखेगा। हालांकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि सीज फायर तब तक लागू है जब तक परमाणु प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है, और अगर ईरान ने परमाणु प्रोग्राम चलाया तो फिर से हमला करेंगे। दरअसल ईरान के पास तकरीबन 400 किलो यूरेनियम होने का दावा है, जिसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जा सकता है। इस यूरेनियम से तकरीबन 9 बम बनाए जा सकते हैं। ईरान का यूरेनियम तकरीबन 60% तक संवर्धित है। वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार मोसाद के एजेंट्स को मौत के घाट उतार रहा है। दावा यह है कि 12 दिनों के अंदर 700 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। वहीं 3 एजेंट्स को आज फांसी की सजा भी दी गई। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम लगातार जारी रखेगा? एक तरफ ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को जारी रखने के मोड़ में लगातार दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोसाद भी लगातार ईरान पर नजर रख रहा है, क्योंकि मोसाद को भरोसा है कि खामनेई जरूर परमाणु बम बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल एक बार फिर ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये यूरेनियम की लड़ाई इस युद्ध को एक बार फिर से भड़का सकती है, हालात और भी भयावह हो सकते हैं। बहरहाल तरकश में फिलहाल के लिए इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ तौफिक को गिरफ्तार किया है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ खुले तो जी लग जाए, और दिल कहे कि स्वाद की सुबह में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते